नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी 10वीं कक्षा में, जहां पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल निकालते हैं, किस प्रकार उसके रूट्स निकालते हैं, मूल निकालते हैं, ये बातें करेंगे। ax² + bx + c आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा कि ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जीरो नहीं लगता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, a जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। तो इस प्रकार की बातों का आप ध्यान रखेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण b अगर जीरो होता है तो ये सिर्फ ax² + c बराबर 0 के रूप में मिलेगा, जो आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। शुद्ध द्विघात समीकरण या विशुद्ध द्विघात समीकरण आप बोल सकते हैं। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसलिए इसके अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 रियल रूट्स। जहां हम बहुपद में उनके मान जो x वगैरह के हम रखते थे उसे शून्य बोलते हैं, वहां समीकरण में उन्हें मूल बोलते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। तो ये आपने देखा था, हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ये आलेख पढ़े थे, आपको याद होगा, फिर से याद दिलाएं। तो कुछ आलेख हमने बनाए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो जहां वो एक्स एक्सिस को मिल रहे थे हम उन वैल्यूज को शून्य कहते थे। अब जब हमने इक्वेशन की बात की तो बस इतना ही फर्क है कि जहां आपने द्विघात बहुपद लिखा वहां द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि वो बहुपद बराबर 0 के लिख दिया था, इक्वलिटी का निशान आ गया था और ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन बनते ही अब तक जिनको हम शून्यक बोलते थे उनका भी नाम बदल जाएगा और उन्हें बोल देंगे मूल, रूट्स। तो यहाँ आपके पास जो 2 शून्यक थे, 2 जीरो थे, वो हो जाएंगे 2 रूट्स। जहां जहां ये आपका है आप उन सबको ऐसा बदल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल मेथड में जब हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई दिया था कि यहाँ इसके 2 रूट्स भी हो सकते हैं या 1 रूट भी हो सकता है, या हो सकता है कोई भी वास्तविक मूल ना हो। तो जो हमने बहुपद में पढ़ा सब कुछ वही है, सिर्फ जैसे ही हमने इक्वेशन बनाया थोड़ी सी टर्म्स के नाम बदल गए हैं। आइए आगे चलें। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं x² - 5x = 0। इसे थोड़ा सा हल करने का प्रयास करें, गुणनखंड आप थोड़े बहुत बना सकते हैं। तो यहाँ x² और x, इसमें से कॉमन मिल रहा है, आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम निकालेंगे रूट्स, मूल। पहले हम बोलते थे जीरोज, क्योंकि तब आपके पास ये x² - 5x की फॉर्म होती थी और हम रफ में उसे 0 करके निकालते थे। अभी गिवन है तो यहाँ उस वैल्यू का नया नाम क्या हो गया, मूल, या इंग्लिश में कहें रूट। ओके, तो x कॉमन लेने पर ये मिल रहा है आपको x² - 5x = 0, या तो आप कॉमन लेके करते हैं। एक छोटी सी गलती हमसे हो जाती है कुछ बच्चों से, उसका ध्यान रखें कि हम लोग ना करें। हम कुछ ऐसी बातों की बात करेंगे कि छोटी छोटी गलतियां हम कहाँ कर सकते हैं। तो x² = 5x हमें पता है कि हम ट्रांसपोज कर लेते हैं इजीली, इधर जाके लेफ्ट वाला राइट में जाएगा तो साइन आपका चेंज कर लेता है। तो x से x कुछ ऐसा काट सकते हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5। ऐसा भूल कर भी ना लिखें, ये गलत होगा, क्योंकि ये अधूरा मान है। क्यों है, आओ उसकी बात कर लेते हैं। हम हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर x की वैल्यू ऐसे कुछ भी रखकर देखें, 0 रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 × 5 × 0 0 हो जाता है। यस, तो ये इसका एक मूल हो गया। जैसे हम वहां शून्यक निकालते थे ऐसे ही यहाँ पर मूल निकालते हैं। और अगर हम x के स्थान पर 5 रखते हैं तो 5² - 5 × 5, तो ये भी 25 घटा 25, ये भी 0 हो गया। तो इस हिसाब से तो इसके 2 रूट्स हुए, एक 0 और एक 5। लेकिन यदि हम ऐसा सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक ही रूट आया था 5, इसलिए हमने कहा वो गलत हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे, इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे।
इसे थोड़ा फिर से करेक्शन करके देख लेते हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। हम ऐसा लिखेंगे x² - 5x = 0। गुणनखंड कीजिए तो x कॉमन है, मतलब हम भाग कर सकते हैं दोनों तरफ x से। तो आप ऐसे लिखें x, तो यहाँ बचेगा x, 5x को x से डिवाइड किया तो 5 और इधर हो गया 0। इसका मतलब है कि x और x - 5 की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है। इट मीन्स दो संख्याओं की अगर गुणा 0 है तो या तो वो दोनों संख्याएं 0 है या फिर उनमें से एक संख्या। तो आइदर x = 0 और x - 5 = 0। हम ऐसा दोनों लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन 0 के बराबर हो सकता है कौन नहीं। डिपेंड करता है कंडीशन पर कि क्वेश्चन में कैसी कंडीशन दी हुई है, खासकर वर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं तब। तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और x की वैल्यू 5 भी। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर इसके दो रूट मिले, 0 और 5। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, मूल निकालते समय जरूर इसका ध्यान रखें। एक और बात छोटी सी इसके बारे में कर लेते हैं कि अगर कोई इक्वेशन इस तरह से है x + 1/x = 0, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पहचान करना सीखें द्विघात समीकरण का। तो देखने में तो आपको लगेगा कि यहाँ x की पावर 1 है, 2 तो कहीं आ ही नहीं रहा, लेकिन यदि आप सरल करेंगे तो हम यहाँ x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, इक्वेशन है इसलिए, या हम एलसीएम लें तब भी ऐसा कह सकते हैं। तो ये x × x, x² + 1 और = 0, क्योंकि जो आप एलसीएम x लेते उधर जाकर 0 हो गया। या कहें कि हमने x से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। अब x² + 1 = 0 सोल्व करें, क्या x का कोई ऐसा मान है जो रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 0 हो जाए? क्योंकि इसी प्रकार हम किसी समीकरण के मूल निकालते हैं कि हम ऐसा वो मान ढूंढे x का जिससे उसका पूरे का मान 0 हो जाए। अगर आप x को 1 लिखेंगे तो भी 2 हो जाएगा, x को -1 लिखेंगे तब भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब इस समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है। यही हम बात कर रहे थे। अभी हमने जो ग्राफिकल मेथड में देखा कि हो सकता है 2 हल हो सकता है 1 हल हो और हो सकता है कोई भी हल ना हो। तो ये एक ऐसा है, हल ना हो मतलब वास्तविक हल नहीं है, रियल रूट्स नहीं होंगे। बाकी जो होंगे वो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, अभी 10th में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। तो आप इसके बारे में ध्यान जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं। 6x² - x - 2, ये देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। हमने 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल में गुणनखंड करना सीखा था, नहीं? और अभी भी तो गुणनखंडन विधि से हम किस प्रकार करें, तो आपको याद होगा, एक बार फिर से रिवाइज करवाएं कि यहाँ जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो ax² + bx + c = 0 लिखते हैं और दो ऐसी संख्या लेते हैं जिनकी गुना a और c की गुना के बराबर हो और उनका जोड़ और घटा हम योगफल ही करते हैं, बट अगर साइन अपोजिट है तो घटा हो जाती है, वो b के समान हो, जिसको आपने मध्य पद में तोड़ना करके सीखा था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। याद होगा आपको, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ a के स्थान पर है 6 और c के स्थान पर है -2, तो दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी प्रोडक्ट इतनी हो जो इनकी है, मतलब 6 × -2 -12। और जब उन संख्याओं को आपस में प्लस करेंगे तो उसका आंसर b जितना, मतलब यहाँ पर b के स्थान पर क्या है -1, तो -1 आना चाहिए। तो जब हम 6 और 2 को ही लेते हैं तो 6 - 2 तो कितना हो गया, 4 हो गया, ये तो 1 नहीं आया। तो ऐसे ही दो नंबर ढूंढने हैं जब वो 1 आ जाए, और क्योंकि यहाँ एक प्लस का है एक माइनस का, तो नो डाउट इसका डिफरेंस ही हम लेंगे। तो 4 × 3 भी 12 हो सकता था और 4 + 3 तो 7 होता है, लेकिन क्योंकि एक प्लस का साइन होना है और एक माइनस का, तो हम देखते हैं कि यदि हमें -12 चाहिए तो या तो माइनस का 3 होगा, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, बट हमें -1 चाहिए तो चेंज करते हैं, 4 माइनस का लेकर देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन में तो -12 ही रहेगा और -4 + 3 लिखेंगे तो वो -1 होगा। इसका मतलब ये फैक्टर हम ले सकते हैं। तो हम जो स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म्स को, मध्य पद को जो तोड़ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं -1 को -4 - 3, जो आपने गुणनखंड में भी सीखा। तो 6x² उस -1x को हम लिखेंगे -4 - 3
और वहाँ x है तो दोनों के साथ हम x भी लिख देते हैं। तो -x किसके बराबर हो गया, -4x जमा 3x, और ये हल करने पर -x ही आता है। ऐसा वेरीफाई भी कर सकते हैं। और फिर अब लिखेंगे -2 जो बचा हुआ बराबर 0। ये सब वैसा ही है जैसे आपने गुणनखंड किए थे बहुपद के। अब ये सिर्फ हम कर रहे हैं द्विघात समीकरण के, बिल्कुल सेम टू सेम है, आपका अभ्यास हो रहा है बस। तो 6x² घटा 4x और 3x घटा 2, यहाँ से पेयर लेंगे और आप यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या दिखाई देता है, तो 6x 4x, तो 2x आपका यहाँ पर कॉमन आया। 6x² को 2x से भाग किया तो 3x -2, तो 3x -2 एज इट इज आप ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए। ये एक आसान तरीका है करने का जिन बच्चों को कहीं प्रॉब्लम होती है। अब देखें कि ऊपर 3x -2 है एज इट इज, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम क्या करेंगे +1, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो एक तो हम लिखेंगे कि एक से गुना हो रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये कॉमन लेने पर भी ऐसा ही आता। तो आपके पास जो दो गुणनखंड बने 3x -2 एंड 2x + 1 और बराबर 0, क्योंकि ये इक्वेशन है, ये जरूर याद रखें लिखना। तो 2x + 1 या तो 0 होगा या 3x -2, आइदर दिस इज 0 और दिस विल बी 0। तो आइदर और ये होता है, क्योंकि दोनों भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। और फिर हम लिख सकते हैं खाली कोमा लगा के भी। तो 2x हो गया -1 और 3x हो गया यहाँ पर 2, तो x की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू 2/3। तो ये दो वैल्यू हमें x की मिली, ये कहलाती हैं इस द्विघात समीकरण का मूल, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आइए कुछ और सवाल करें। 2x² + 3 - 5x = 0। अब जैसे हमें दिखाई दिया, हाँ क्वाड्रेटिक तो है ही, हम फटाफट a और c को करने लगते हैं। हमारे पास एक 5 है और एक 2 है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 2 = 10 और नंबर में 5 - 2 3, ओह मिल गया। तो हम ऐसे फटाफट लिख देंगे, लेकिन ध्यान दीजिए क्या ये सही है, ये गलत हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा जल्दबाजी में हम देखकर कर देते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ही होनी चाहिए। तो क्या दिया हुआ द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में है? नहीं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ आगे पीछे हुआ है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली पावर, फिर x की कम पावर, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो इस प्रकार हम ध्यान रखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो ऐसा करना हमारे लिए घातक हो सकता है, ये सवाल गलत हो जाएगा। तो अब बिल्कुल ध्यान रखें इन छोटी छोटी बातों का। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, 2x² - 5x + 3 = 0। अब हम करेंगे तो हमारे पास a और c की कंडीशन में 2 और 3 मिला। तो दो ऐसे नंबर जिनकी गुना 2 × 3 6 के बराबर हो और जिनका जोड़ कितना होगा, जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब -5। लेकिन यहाँ तो 2 + 3 तो 5 होता है, हमें -5 चाहिए। ऐसा कब हो सकता है, जब यहाँ -2 हो और -3 तो -5 हो जाएगा, लेकिन गुना में तो 6 ही होना चाहिए। हाँ, तो देख लेते हैं कि -2 और -3 को गुना करने पर प्लस का ही 6 आता है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे दो नंबर हुए -2 और -3। अब इनको हम लिख देंगे उसकी जगह कि -5x कैन बी रिटन एज -2x - 3x। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ऐसे हम फैक्टर बनाना सीख चुके हैं, उसी का अभ्यास कर रहे हैं। तो 2x कॉमन लेंगे, x - 1, आगे बिल्कुल नहीं सोचना, x - 1 को एज इट इज लिख देना है। ये बहुत काम आएगा आपको उन सवालों में जहां आप जल्दी से नहीं कर पा रहे हो। तो x - 1 लिखने के बाद देखें कि ऊपर तो 3x जमा 3 था, तो x के साथ 3 था, उसे बाहर निकाल देते हैं। और ऊपर प्लस था, हमने माइनस लिखा, इसमें साइन भी चेंज हो गया, तो हम क्या करेंगे, बाहर माइनस का साइन लगा देंगे। अब आप चाहें इसे वेरीफाई करें, गुना करके देखें, तो ये -3x और +3 ही मिलेगा। तो इस प्रकार आप समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास ये मिला, यहाँ थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो 2x - 3 और x - 1 बराबर 0, ये आपके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन। तो 2x - 3 0 होगा और x - 1 भी 0 हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू हुई 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू हुई 1।
ये दो मान हैं जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही इसके मूल हैं। These are the roots of this quadratic equation। आ रहा है समझ में? आसान ही है ना? बस आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मीन्स प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और आप तो पहले से ही समझदार हैं, थोड़ा सा अभ्यास और करते रहिए। आइए एक थोड़ा सा और सवाल देखें। 400x² घटा cx जमा 4 बराबर 0। तो वही अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो 400 और 4 को हम गुना करेंगे। ओ थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर है। हाँ आंखें खुल गई पूरी हमारी। चलो तो हम ऐसा करते हैं, देखते हैं ऐसा कोई कॉमन नंबर जिससे इसे डिवाइड कर सके। तो सारे नंबर में कहीं ना कहीं 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, उसे कॉमन लेना बोलते हैं। हम ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। समीकरण को दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 400 को 4 से भाग करें तो यहाँ 20, और ये 1, और 0 को 4 से भाग करें तो 0 ही रहता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसे इजी फॉर्म में लेकर आए हैं। ऐसे जितना हम कर सके उतना पहले डिवाइड करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म को भी थोड़ा सा और इजी ढंग से लिखेंगे, तब हमें थोड़ा सा नंबर पहले के मुकाबले थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। हो सकता है हमारा मन भी खुश हो जाए फिर। हाँ तो 100 गुना 1 100 होता है, और 100 जमा 1, और दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस ही आया, ठीक है। तो जब दोनों ही चिन्ह प्लस के हैं यहाँ पर, तब भी प्लस हो सकता है, और दोनों माइनस के हों तब भी प्लस हो सकता है। मल्टीप्लाई करते समय यदि ये दोनों नेगेटिव होंगे तब भी पॉजिटिव 100 आएगा, और दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव 100 आएगा। अब आप ऑब्जर्वेशन से थोड़ी चीजें सीखते चलें या पहले की याद करते चलें। तो एक जैसे साइन होने पर नंबर को आपस में प्लस करते हैं, और अगर डिफरेंट साइन हो, एक प्लस हो एक माइनस, तो उनका डिफरेंस लेते हैं। वो हमें बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। बीच में कितना है? 20, वो भी किसका? माइनस का। ओ इसका मतलब यहाँ दोनों प्लस के तो नहीं, हम दोनों माइनस के लेंगे, तभी हम -20 ले सकते हैं। अब ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको ऐड करें तो 20 आ जाए, माइनस तो होगा ही क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और मल्टीप्लाई करें तो 100। तो आइए फैक्टर करके देख लेते हैं। 50 और 2 लेते हैं तो 50 + 2 तो 52 होता। 25 + 4 29, 20 × 5, ये 100 का फैक्टराइज हम कर रहे हैं। तो 20 × 5 तो 100 है, लेकिन जब प्लस करेंगे तो 25, और 6 से 7 से 8 से भाग हो नहीं रहा, तो 10 × 10 हमारे पास फैक्टर मिलता है। और देखो 10 + 10 कितना हो गया? 20। अरे वाह, इसका मतलब हमारी बात बन गई। लेकिन क्योंकि हम -20 चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे? -10 -10। तो ऐड करेंगे तो -20 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 100 आ जाएगा, और जब हम प्लस करेंगे तो -20। इसका मतलब हम ये फैक्टर आसानी से लिख सकते हैं। तो 100x² - 10x - 10x एंड +1 = 0। इस प्रकार आप यहाँ से फिर से कॉमन लेंगे जैसे सभी क्वेश्चन में लिया है। तो 10 कॉमन लिया, आपके पास बचा 10x, 10x - 1, आंख बंद करके 10x - 1 इधर भी लिख दिया। फिर ऊपर देखा तो नंबर तो सेम है, तो सिर्फ 1 होगा, लेकिन क्योंकि साइन चेंज है इसलिए माइनस भी लगाया। और हमने देखा कि 10x - 1 और दूसरा फैक्टर भी 10x - 1। ओ ये तो दोनों सेम आ गए। कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं? तो 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0, सेम आ गया, तो सेम उत्तर हो जाएंगे। कोई बात नहीं। तो यहाँ x की दोनों वैल्यू सेम है, हम लिखेंगे दोनों ही, क्योंकि मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, इसलिए लिखेंगे 1/10, और दूसरा रूट भी 1/10 है, वो सेम है, वो एक अलग बात है। यहाँ इतना करने के बाद हो सकता है आपको कुछ याद आ रहा हो कि हमने ऐसे ही खामखा इतना लंबा सवाल किया। यही बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चंस में, कि कुछ पूर्व की बातें हमें याद होंगी तो क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं। जैसे हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि कहीं ये कोई आइडेंटिटी तो नहीं जो हमें याद हो पूर्व की। यस, ये a² + b² - 2ab बन सकता है। हाँ, आप 100 को 10x का होल स्क्वायर लिखेंगे, 2 × 10x × 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर, तो ये तो a² - 2ab + b² बनता है।
जिसे आप सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद इस स्टेप के बाद ये वापस ही आ जाता तो बीच के स्टेप आपके छूट जाते। तो ये सवाल जो आपने 4-5 स्टेप में किया, ये 2-3 स्टेप में हो सकता था। ये इसीलिए किया ताकि आपको याद रहे कि ऐसा भी हो सकता है, तो आप आगे से याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन करे देख लो, क्या पता कोई आइडेंटिटी जो आपको याद हो तो आप आइडेंटिटी से सोल्व करेंगे, नहीं है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं। अब एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 एवं गुणनफल 182 है। अभी तो हम चैप्टर कर रहे हैं, तो देखिए आपको पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं, तो हम सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना जल्दी से सीख जाते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमें नहीं पता होता कि लीनियर इक्वेशन का है कि क्वाड्रेटिक का, कोई बात नहीं, वैसे अभ्यास से आपको पता लग जाएगा। फिर भी नहीं पता है तो आप लीनियर इक्वेशन समझ के, मतलब रैखिक समीकरण समझ के भी कर सकते हैं। अभी सवाल में माना पहली संख्या x हम मान लेते हैं, जब ये ऐसे निकालते हैं। अब दोनों का योगफल 27 है, तो दूसरी क्या होगी, 27 घटा x लिख सकते हैं। और कुछ सवालों में अगर नहीं पता चल रहा आपको कि दूसरा ऐसे कैसे लिखना है, तो आप y भी मान सकते हैं, आप ऐसा भी लेके कर सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्वेशन अपने आप बनेगी, लीनियर की होगी तो लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक की होगी तो क्वाड्रेटिक में। आप चाहे सबको लीनियर से बनाकर चलें, वो अपने आप क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो उसने कहा योगफल 27, हमने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। तो एक संख्या हमने x ली, दूसरी संख्या y, फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज 27, छोटी बड़ी की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, और प्रोडक्ट 182। अब क्योंकि यहाँ दो रैखिक समीकरण होती तो हम उस वाले चैप्टर के हिसाब से करते, अभी दो रैखिक समीकरण नहीं बन रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक का मान दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसा कि आपने पहले के चैप्टर में सीखा। तो हम यहाँ से y या x किसी का मान, तो y कैन बी रिटन एज 27 माइनस x, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, और इस वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन 2 में। तो x इंटू वाई, y की जगह आपने रखा 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। तो यहाँ सोल्व करने पर आपको मिला 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, जो आप लिख सकते हैं, सब उधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ली। और कहीं x अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमने या तो कहें कि -1 से मल्टीप्लाई किया, या कहो कि आपने ट्रांसपोज कर दिया, तो 0 इधर लिखें या उधर लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन बनी। फिर आप इसके फैक्टराइज करेंगे, अब आप सीख चुके हैं फैक्टर करने। तो 14 और 13 दो ऐसे फैक्टर हैं जिनकी प्रोडक्ट 182 है, और क्योंकि वो प्लस में है तो या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस, दोनों ही कंडीशन में हमें ऐड करना है, वो 27 आ जाता है। बट क्योंकि 27 माइनस का, इसलिए हम दोनों फैक्टर को माइनस का रखेंगे। इसके अभ्यास के लिए यदि आपको और अभ्यास करना है और डिटेल में सीखना है, तो आप हमारी जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो वीडियो देखें, उसमें इन सवालों को और बारीकी से बताया गया है। तो -14 -13, ये हम -27 को स्प्लिट करके लिख देंगे। हमारे पास फैक्टर बना x - 14 x - 13। तो आगे आप ऐसे ही सोल्व करें जैसे अब तक किया है। तो x - 14 0 और x - 13 इज इक्वल टू 0। तो x अगर 14 लेते हैं तो y की वैल्यू 27 - 14 13 हो जाएगी, और अगर x को 13 लेंगे तो y 14 हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास जो नंबर x और y थे वो क्या हुआ, 13 14 या 14 13, आगे पीछे आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो 2 नंबर्स आर 13 एंड 14। इस तरह से आप उत्तर निकालेंगे। अच्छा, इसकी बात करें कि हम अगर वो लेते, तो एक बार वापस चल के देखते हैं। यहाँ y के स्थान पर जहाँ y था, यहाँ आप 27 माइनस x हमने बात की थी, ऐसा रख सकते हैं। तो सिर्फ क्या फर्क पड़ता कि आप यहाँ 27 माइनस एक्स रखेंगे, तो जहाँ एक्स वाई आना है वहीं सीधा ये वाली लाइन आपकी आ जाएगी, ये हट जाएगा काम। आप लिखेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स, तो बीच की दो लाइनें कम हो जाएंगी, बाकी सब पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। जहाँ आगे हम क्वेश्चन में y लिख रहे थे वहाँ y नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 13 या 14 दोनों जो आप लिखते हैं। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बेल आइकॉन होता है उसे जरूर दबाएं, उसमें पर्सनलाइज की बजाय जो ऑल वाला है उसे क्लिक करें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आराम से समय पर मिलती रहे और आपको कोई परेशानी आपके अध्ययन में ना आए। बहुत अच्छे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलते हैं। नमस्ते।